नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो कोशिश तो की थी किसानों से जुड़े और किसानों को मार्केट से जोड़े, लेकिन उसमें शायद कुछ गैप आ गए हैं। और ये जो आजकल मार्केटिंग सुधारों की बहुत बातें हो रही है चारों तरफ, एग्रीकल्चर मार्केट को लेकर के, ये उससे पहले का चरण था जब सरकार ने 2002 में ये जिंसों में वायदा कारोबार शुरू करने का एक फैसला लिया और 2003 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की पहली, इसकी शुरुआत भी हो गई। तो ये सारा एक क्यों इसका कोशिश की गई थी, वायदा कारोबार क्या है, इसको किसानों से कैसे जोड़ने की कोशिश हुई और क्यों ये नाकाम हो गया। तो ये इस तरीके के ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर बहुत कम चर्चा होती है और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देश में जिंसों में वायदा कारोबार 19वीं सदी में शुरू हो गया था, 20वीं में भी जारी रहा, लेकिन कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और सट्टेबाजी की वजह से 60 के दशक में ज्यादातर जिंसों में बंद कर दिया गया। फिर इसको खोलने की पहल हुई और इसमें जब खोलने की पहल हुई तो 1994 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उस वक्त जो है वो आज हमारे साथ इसमें रहेंगे। तो इस सारे मसले पर हम अपने दो मेहमानों के साथ बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोशिश थी क्यों थी, कहाँ इसमें कमियां रह गई, क्यों ये नाकाम हो गया और क्या आगे कोई रास्ता है। मेरे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हैं। जैसा मैंने जिक्र किया, जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष प्रोफेसर कमल नयन काबरा, वो हमारे साथ हैं, और मेरे साथ हैं विजय सरदाना जी, जो सेबी की कमोडिटी डेरिवेटिव्स कमेटी के मेंबर रहे। तो इन दोनों मेहमानों से हम जानेंगे इस पूरे मसले को। उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। खुशहाली के वायदे से किया गया वायदा कारोबार अपने असली मकसद से भटक गया है। बात साल 2003 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने प्राइस डिस्कवरी के जरिए किसानों को फसल के बारे में फैसला लेने की ताकत के बहाने सभी कृषि उत्पादों में वायदा कारोबार की इजाजत दी थी। जिंसों में वायदा कारोबार शुरू करने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पहली एनडीए सरकार ने 2003 में लिया था। पहला सौदा नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी NMCE ने किया था। कहा गया था कि कमोडिटी एक्सचेंज में सौदों से प्राइस डिस्कवरी होगी और किसानों को अपनी फसल के दाम का अंदाजा हो जाएगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कभी नहीं हुआ और वायदा एक वादा ही रह गया। दरअसल इससे पहले 40 सालों तक जिंसों का वायदा कारोबार ठंडे बस्ते में था। वैसे भारत में कमोडिटी वायदा बाजार का इतिहास पुराना है। पहला संगठित वायदा बाजार 1875 में बॉम्बे कपास व्यापार संघ था, जहां तिलहन, अनाज आदि में वायदा व्यापार होता था। वहीं भारत में वायदा बाजार पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बढ़ा। वहीं 60 के मध्य में ज्यादातर चीजों में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा था। हालांकि काली मिर्च और हल्दी में वायदा व्यापार जारी था। वहीं 1980 में खुसरो समिति ने कपास, कच्चे जूट से फिर वायदा कारोबार की शुरुआत की सिफारिश की। खुसरो समिति ने ये भी कहा कि ठीक समय आने पर आलू, प्याज आदि जैसे वस्तुओं के वायदा व्यापार में शुरुआत की जा सकती है। जून 1993 में प्रोफेसर KN काबरा की अध्यक्षता में वायदा बाजार की एक और समिति गठित की गई। समिति ने सितंबर 1994 में अपनी रिपोर्ट पेश की। कमेटी के मुताबिक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यानी FMC को मजबूत बनाना होगा। इस पर सरकार की लगातार निष्क्रियता चिंता का विषय रहा है। गैर कृषि उत्पादों में वायदा कारोबार की इजाजत दी जानी चाहिए। एक वक्त ऐसा भी आया जब विवाद और घोटाले भी इसके साथ जुड़ गए, लेकिन किसानों को किया वादा वायदा ही बनकर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। काबरा जी, मैं आपसे सवाल करूंगा पहला कि जब ये कमेटी बनाई, आप इतना आपका अनुभव है इकोनॉमिक्स का और कमोडिटीज के बारे में भी और मार्केट्स का, आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन दी, एक तो ये था कि कमेटी के चेयरमैन होने के नाते आपने अपना असहमति का नोट भी उसमें जोड़ दिया कमेटी में। तो और जो सरकार उस वक्त जिस मकसद के साथ ये इसको लाना चाह रही थी कि जिंसों में कारोबार हो, जो यूजर इंडस्ट्री है वो हेजिंग कर सके उन कमोडिटी की,
किसानों को अपने जो फसल है उसका एडवांस में पता लग जाए क्या दाम रहेगा, वो सौदा भी कर सके। एक आइडियल सिचुएशन ये थी, अपनी फसल को क्या उसको बोना है क्या नहीं उसका फैसला ले सके। बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए गए थे। तो क्या आप सहमत थे उस वक्त इस बात से कि जैसा बताया जा रहा है कि ये संभव हो पाएगा या नहीं? मैं क्योंकि आप ही से जानना ही जरूरी है। काबरा जी। देखिए हरवीर जी, ये कमेटी जो बनाई गई थी उसका मकसद था, जो खासकर बाकी जो सदस्य थे जी, उन लोगों ने साफ बताया, और जब हम निर्णायक दौर पर आए तब ये और बात खुल के आ गई कि जो आर्थिक सुधारों का, बाजारीकरण का, जी, निजीकरण का दौर चला था, उसमें सारी अर्थव्यवस्था का जब बाजारीकरण हो रहा है, तो जब चालू बाजार में सब चीजें बाजार के लिए छोड़ दी गई हैं, सरकारी नियंत्रण हटा लिए गए हैं, कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिए गए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वगैरह में भी काफी ढील दी गई थी जी, तो इसलिए उनको जरूरी लगा कि जो इस नीति के समर्थक थे, जो चाहते थे कि सारी दुनिया इसी नव उदारवादी नीति के दिशा में आगे बढ़े, उनका काफी जोर था। तो हमारे पास जितनी एविडेंस आई, जो जिन लोगों ने आके अपने मत प्रकट किए, और जितने भी हमारे पास में जो खुद अपने कमेटी के एक्सपर्ट थे उन्होंने दिखाया, तो एक जो चीज सबसे सामने आती थी कि देखिए कीमतों में बहुत उतार चढ़ाव होता रहता है, वॉलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस। इसके कारण व्यापार में जो निवेश का निर्णय लेते हैं, खरीद बिक्री का निर्णय लेते हैं, और खासकर किसानों के लिए जब वो फसल बोते हैं तो कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगाएं, क्या वो गेहूं ज्यादा लगाएं या चने ज्यादा लगाएं या दालें ज्यादा लगाएं, तो वो अनुमान करना चाहेंगे। पर इस बात में हिंदुस्तान में काफी अरसे से, जब से हरित क्रांति का दौर शुरू हुआ उसके बाद में कीमतों का एक आयोग, कीमतों का और लागत का आयोग तय कर दिया गया था, और न्यूनतम कीमतों का निर्धारण किया जाता था, घोषित किया जाता था। और कम से कम गेहूं और चावल के लिए, कभी कभी मामूली बहुत मोटे अनाजों में भी सरकारी खरीद भी इन दामों पर होती थी। तो ये था कि जब सरकार पहले से ही दाम घोषित कर रही है और उस पर खरीदने की गारंटी दे रही है, यद्यपि ये एक बहस का विषय था और आज भी है कि वो जो सरकारी न्यूनतम खरीद मूल्य निश्चित की जाती थी वो पर्याप्त है, क्या वो किसान का पेट भरेगी, क्या उसको पूरी रिटर्न्स देगी। तो इसके बारे में कई तरह के, कई लागतों को शामिल किया गया था, कईयों को बाद में शामिल किया गया था। अभी भी उसके लिए मानदंड क्या है, कई सारी बहसें चल रही है। पर फिर भी कुल मिला के एक साथ में मकसद ये भी था कि जिस दाम पर खरीदेंगे जी, उस दाम पर अगर वो कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए माफिक नहीं बैठता है, खासकर अनाजों के लिए, क्योंकि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे कहते हैं, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध किया जाए ताकि उसका पेट भरता रहे, ताकि जो अन्नाभाव की कमी है, की प्रॉब्लम है, जो देश में एक तरह की भूखमरीसी की हालत रहती थी, लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता था, उसका भी समाधान हो। खासकर गरीबी की रेखा तो की गई भी केवल पोषण के आधार पर तय थी। तो एक तरह का दुविधा भी थी सरकार के पास में, जैसे जैसे कीमत खरीद की बढ़ेगी, सरकार खरीदेगी, सरकार को कम कीमत पर उपभोक्ता को बेचना पड़ेगा, तो सरकार का जो सब्सिडी का, सहायता का, सरकारी सहायता का बिल है वो बढ़ेगा, उससे बजट पर भी दबाव आता था। तो कई तरह के प्रेशर्स थे, परंतु एक चीज जो बिल्कुल निश्चित सामने आई जी, हमारे पास में व्यापारियों के संगठन ने, खासकर अन्न के व्यापारियों के संगठन ने, कईयों ने तो विरोध किया, कईयों ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, और किसानों के संगठनों में ने भी किसी की मांग नहीं आई कि इसमें शुरू करो। ये मुख्यतः जो बड़े व्यापारी हैं और जो इन कमोडिटीज में, जैसे केस्टर सीड्स हैं
जिस तरह से कपास है, उन सबके व्यापारियों का तो कुछ दबाव था। पर जैसे जूट के, निश्चित रूप से वहां पर लोग इसका विरोध कर रहे थे। कलकत्ता में हम लोग जब गए और बातचीत की तो उन्होंने भी इसका समर्थन नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि सोने चांदी के व्यापार में मांग थी कि ये खोला जाए, और ये क्योंकि महंगी धातु इनमें जो व्यापार है बहुत भी होता था, और किन कारणों से लोग सोने चांदी में निवेश करते हैं और व्यापार करते हैं एक अलग विषय है, पर उसमें मोटा पैसा लोगों को लगता है और रिटर्न्स भी उस हिसाब से मिलते हैं। उसके लिए भी प्रेशर था। कुल मिलाकर ये हुआ कि ये सवाल मैं इनसे भी पूछता हूँ। सरदाना जी मेरे साथ स्टूडियो में है। सरदाना जी, जैसे काबरा जी कह रहे हैं कि इनके पास उस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन आए, किसान भी नहीं चाहते थे, बहुत सारे कमोडिटी के जो ट्रेडर है वो भी नहीं चाहते थे, तो क्या लगता था कि आपको कि ये थोड़ा अव्यावहारिक था उस वक्त इसको खोलना? देखिए, जैसे काबरा साहब ने बात कही, बहुत अच्छी बात रही और सारे तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं, और वो तो उस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनसे ज्यादा कौन जानता है उस समय हालात क्या थे। जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही कि किसी भी टूल को, अगर मैं फ्यूचर्स मार्केट को अगर मैं एक मार्केट का टूल समझ के बात करूं, तो हर टूल को दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो उस टूल की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना कि वो टूल काम कैसे करेगा, और उसकी प्री कंडीशंस कि जब आप किसी भी चीज को अपनाते हो किसी इकोसिस्टम में, तो क्या वहां हालात हैं या नहीं है। मैं इस बात को महत्व नहीं दूंगा कि ट्रेडर्स नहीं चाहते थे, किसान नहीं चाहते थे, कौन चाहता था कौन नहीं चाहता था, क्योंकि चाहना या नहीं चाहना एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। तो वेस्टेड इंटरेस्ट को अगर हम साइड में रख दें कि कौन चाहता था या कौन नहीं चाहता था, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि वो आज भी है। आज कुछ भी आप रिफॉर्म करते हो, आज भी अगर आप किसी को कहोगे 5G चाहिए या नहीं चाहिए, तो बहुत लोग कहेंगे नहीं चाहिए, और बहुत लोगों को पता है कि इसके फायदे क्या है। तो वो हमेशा रहेगा सोसाइटी में और इकोनॉमी में, वेस्टेड इंटरेस्ट रहेंगे। तो हम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को हम साइड में कर देते हैं। बात आती है इकोनॉमिक की और टेक्निकल मुद्दों की कि पर्पस क्या था और ऑब्जेक्टिव क्या था। इसमें कोई दिक्कत समझने में कंफ्यूजन नहीं है कि एग्रीकल्चर में आज बहुत ज्यादा रिस्क है, तो एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि अल्टीमेटली इश्यू प्राइस रिस्क है और क्वालिटी रिस्क है। इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, किसान के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, व्यापार के लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, सबके लिए। पहली बात। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी। जी, जिस तरह से प्राइस डिस्कवरी होनी चाहिए और जिस तरह से रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट उस तरह से डिजाइन हुए? क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था? क्या हमारे पास वो पॉलिसी एनवायरनमेंट था जहां पे ये दोनों वाइटल चीजें एज पर फ्री इकोनॉमी काम कर सके? वो नहीं थी। जब वो नहीं थी और ये जब कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए गए, तो निश्चित रूप से जब आप किसी भी चीज को हाथ बांध के पैर बांध के लॉन्च करते हो, तो उस समय उसके समर्थन में और उसके विरोध में और लोग खड़े हो जाते हैं। जिसको नुकसान होगा वो विरोध करेगा, जिसको फायदा होगा वो समर्थन करेगा। फॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो फ्यूचर्स मार्केट है, ये आड़तियों की मार्केट से अलग है। इसमें आपको समझना पड़ता है, अगले 6 महीने की सोच, साल भर की सोच लेनी पड़ती है। एक लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए, उस मार्केट के फंडामेंटल्स की समझ होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां व्यापार में क्या होता था, माल आया, ऑक्शनिंग करी, आड़तियों ने माल लिया, चला गया काम। हमारे यहां पे नॉलेज जो है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो नॉलेज कंपोनेंट था वो मिसिंग था, जबकि फ्यूचर मार्केट जो है वो फुल्ली नॉलेज ओरिएंटेड खेल था। तो जो लोग स्पॉट मार्केट में आड़तीय जो अपने आप को खलीफा समझते थे, मार्केट का राजा समझते थे, सडनली उनको ये लगा कि इस खेल में तो वो कहीं खड़े नहीं हो पा रहे, तो विरोध शुरू हुआ। तो कई चीजें रही जिसके कारण हमें इसको समझना। काबरा जी, जैसे आपने बताया कि उस वक्त तमाम सारे उसके अलग अलग पक्ष थे, लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन अगर हम देखें जब ये चालू हो गया, एक तो कृषि जिन्सों में पहले शुरुआती अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट हुए और जिस तरीके से बताया गया, जो एक्सचेंजेस बने, पहले नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बना जिसने शायद गेहूं में सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था, फिर एमसीएक्स भी आया, फिर आपका एनसीडीएक्स भी आया जिसमें कोऑपरेटिव भी इक्विटी होल्डर थे, बैंक थे, ये सब एक प्रक्रिया चली। और शुरू में जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज थे उसी में ज्यादा कामकाज भी शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद चीजें बदलती चली गई। तो ये कि जो उस वक्त आपने जो आकलन लगाया था उसी के अनुरूप था कि जो कोशिश थी कि
ये हैजिंग होगी, किसानों को भी पता लगेगा, जो यूजर इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से प्राइस का कैलकुलेशन कर पाएगी कि हम कोई कमोडिटी जो यूज करते हैं 6 महीने बाद हमें इस दाम पे मिलेगी, अपना बिजनेस प्लानिंग करेंगी। वो उस दिशा में जा पाया या पूरा मकसद ही भटक गया? काबरा जी। देखिए, मैं सरदाना जी की बात से सहमत हूं कि मांग जो आती है वो वेस्टेज इंटरेस्ट के आधार पर आती है, पर जहां तक फ्यूचर्स मार्केट्स और खासकर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के बारे में है, वहां 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हिंदुस्तान में अधिकांश किसानों के पास में 80% के पास में बाजार में लाके बेचने के पास में अपनी जरूरत खाने पीने की और खाद बीज की, उसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है। और उसकी जो कंपल्शन होती है कि वो कर्ज चुकाना होता है, घर का खर्च करना पड़ता है, वो तुरंत से तुरंत उसके पास में रख रखाव की सुविधा जैसे किसानों के घर हैं, जैसे गांवों की हालत है, वो सब भी नहीं थी। तो उन हालात में जो इसके सिद्धांत हैं जी, जिनकी बात करें तो कमोडिटीज एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसकी लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब आप गेहूं चावल की बात ले लीजिए, देश के अंदर आजकल बहुत जबरदस्त बात चल रही है, अलग अलग प्रदेशों की जियोग्राफिकल आइडेंटिटी के आधार पर अनाज की पहचान होती है। उसके दामों में आप कहीं भी जाके खरीद लीजिए, जो धान है जिसको खरीदता है कुटाई के बाद जब वो चावल बन के आता है, दामों में कितना अंतर, कितनी रेंज है। उसी तरह से गेहूं के भी, मध्य प्रदेश का गेहूं जो है और पंजाब का गेहूं तो कुछ ऐसा होता है कि आजकल पंजाब का किसान भी कहता है कि मैं तो मध्य प्रदेश का गेहूं खाता हूं, राजस्थान के कुछ इलाकों का गेहूं बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए क्वालिटी जो इस कंडीशन होती है, ये बहुत अच्छी तरह चला मेटल्स के अंदर। सोने चांदी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, क्या खरीदेंगे बेचेंगे उसका पता होता है, दुनिया भर के मार्केट का पता होता है। तो ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए तो मैं अपनी कमेटी से पहले प्रोफेसर खुसरो की कमेटी थी, उन्होंने एक बहुत लंबा चैप्टर लिखा और बताया कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए कतई उपयुक्त नहीं है कि ये कमोडिटी शुरू किया जाए। मैं उन आर्गुमेंट को यहाँ नहीं दोहराना चाहूंगा, परंतु ये स्पष्ट है कि जब शुरू में खुला तो लोगों ने बहुत सारे उत्साह से भाग लिया, पर आप देखेंगे धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर लोगों का मोह भंग होता रहा, खरीदते रहे। और आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के कौन से किसान हैं जो इन अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, इनके भाव देख सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को और इन सब का क्या होता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट मार्केट में क्या हो रहा है, सबका पता। इवन दालों तक में कितनी वेराइटीज है दालों की, कितना उसकी क्वालिटी में फर्क होता है, तो इन सब का पता लगाना मुश्किल है। ये तो जो खरीददार बेचने वाले हैं, थोक व्यापारी, उनको मालूम है कि मैं कहाँ का माल कहाँ बेचूंगा। तो इसलिए उसकी अनुपयुक्तता तो फैक्ट साबित कर रहे हैं कि धीरे धीरे कमोडिटी मार्केट्स में, खासकर जो आम किसान की उत्पादन है, जो अनाज है, मोटी गेहूं और इन सब का, कैसे इनकी मांग खत्म होती गई। तो इसलिए मुझे ये लगता नहीं है कि इस निर्णय में एक वैचारिक और नीतिगत दबाव था, उसके कारण किया गया। आपने, जैसे हम लोगों का एक आर्गुमेंट था, और खासकर मेरा आर्गुमेंट था कि सोने चांदी में और यहां पर जो पैसा आके लगेगा, इस पे काफी 2 नंबर का पैसा लगेगा। कब कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, करेंगे, खत्म होंगे, और उनको किस तरह से, खासकर कर्ब डीलिंग्स जो होती हैं वो काफी होंगी। मुझे तो खासकर जब एक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी एक्सचेंज में गया तो उसको देखा कि बाहर दुनिया भर के खोखे थे, लोग कर रहे थे, वो कह रहा था साहब हमारा तो अभी भी यहाँ चलता है, बाद में भी यही चलेगा। तो जो वस्तु स्थिति है उसके हिसाब से भी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइस डिस्कवरी की बात करती है जी। जब बाजार है तो बाजार में जाके लोग कोटेशन करते हैं, बाजार का काम ही है कि प्राइस डिस्कवर करना, चाहे वो हाजिर बाजार हो चाहे वायदा बाजार हो। तो ये मैं सर, हाजिर बाजार जी में तो ज्यादातर लोगों को, ये विजय जी 2-3 चीजें जो आज की डीलिंग बता रहे हैं सर, 1 मिनट, ये जो एक तो प्राइस डिस्कवरी, हैजिंग,
स्टैंडर्डाइजेशन जो बात हो रही थी, और एक था जो निवेशक भी आना चाहे मार्केट में। ये बेसिकली 4 मकसद थे कि कमोडिटी फ्यूचर के, और दुनिया भर में यही है, बट दुनिया भर में कामयाब है। आप सीबोर्ड देखो, आप लंदन मेटल एक्सचेंज देखो, या आप न्यूयॉर्क एक्सचेंज देखो, वो दुनिया को बताते हैं कि आपका प्राइस डायरेक्शन क्या है, और उनमें इन्वेस्टमेंट भी खूब आता है, लोग वहां पर रिटर्न भी कमाते हैं। तो इन चीजों पे, क्योंकि आप एफएमसी जब था, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, वो रेगुलेट करता था, अब ये सेबी के पास चला गया, दोनों जगह आपका दखल रहा है, तो ये इन चीजों पर कहाँ हम खड़े हैं? अच्छी बात यह हुई कि जब हमने नेशनल स्पॉट एक्सचेंज का जो बड़ा स्कैम हुआ था जी, उसके बाद जो भारत सरकार ने डिसीजन लिया एफएमसी और सेबी को मर्ज किया जी, उसके बाद जो अच्छी बात यह रही कि सेबी के पास एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट का। उनको यह पता था कि अच्छी मार्केट चलाने के लिए प्री कंडीशंस क्या हैं। तो पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे, एक के बाद एक सेबी ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए, चाहे वो वेयर हाउसिंग की गाइडलाइंस थी, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट पे था, चाहे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की बात थी, चाहे ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शंस की बात थी, इवन कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंडेटरी डिलीवरी किया ताकि स्पेकुलेटिव ट्रेड ना रहे, सट्टा बाजार ना रहे। छोटे छोटे करके बहुत सारे कदम लिए गए। मार्केट को स्टेबल करने के लिए और क्रेडिबल बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक मार्केट में डेप्थ होनी चाहिए और एक मार्केट में विड्थ होनी चाहिए। हमारे यहां पे लोगों ने क्या किया कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए, क्योंकि उस समय डिलीवरी नहीं थी। तो जिसको जो आया, जैसे काबरा साहब ने कहा कि किसी ने चना लॉन्च कर दिया, किसी ने गेहूं कर दिया, किसी ने चावल कर दिया, किसी ने आलू कर दिया, और ये पता नहीं क्वालिटी क्या है, और एक स्टैंडर्ड बनाया, कोई उसका डिलीवरी नहीं होता था, कोई इसका क्वालिटी चेक नहीं था, क्योंकि सब कुछ कैश सेटल्ड हो रहा था। तो इसमें अब आप कह रहे हैं कि अब डिलीवरी आने से अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, सीरियसनेस बढ़ी है, और धीरे धीरे आप देखेंगे रिफॉर्म आए। मैं आता हूं जी आपके पास। काबरा जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अब फ्यूचर क्या है आने वाले दिनों में? क्या ये जो वायदा कारोबार है जिंसों का, उसका कोई फ्यूचर है, और कोई किसानों के साथ कोई इसके बीच में तालमेल बन सकता है जिस मकसद से आया था, या नहीं हो पाएगा? एक छोटा सा कमेंट सर, मैं आपका प्रोग्राम के अंत में कमेंट चाह रहा हूं। जी काबरा, देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसे सुधार किए गए हैं जी, उनके आधार पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें कुछ विश्वास बढ़ेगा, पर वो पार्टिसिपेंट, जैसे अब तो ये निश्चित हो गया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में तो जिनके पास में बिक्री योग्य बहुत माल होता है, वैसे किसान, तो मैं केवल किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि वहां पर अभी भी आप देखेंगे कि अधिकांश की प्रतिबद्धता, मांग ये होती है कि सरकार हमारा माल खरीद ले, सरकार उठा ले। वो अभी भी इन एक्सचेंजेस के थ्रू नहीं जा रहे हैं, और जो बाहर से आने वाला माल है, अनाज दालें वगैरह, उनमें तो फिर भी हो जाए, परंतु जो अपना देसी किसान का उत्पादन है उसमें, जहां तक मैं शायद उतने अप टू डेट नहीं हूं फैक्ट्स से, आजकल की क्या स्थिति है, क्योंकि मैंने तो इस पर काम किए भी काफी अरसा हो गया है, परंतु जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि एक बहुत सुव्यवस्थित एक्सचेंजेज चलती और लोगों को पहले से अनुमान हो जाता कि जो सरकारी प्राइस है उसमें और बाजार में जो प्राइस आने वाली है उसमें क्या फर्क है। जी जी, और जैसे अभी कहा गया कि आप किसान को, हर एक किसी को खरीदने की आजादी दे दीजिए। आपका ये खरीदने की आजादी है, बेचने की आजादी कहां से आएगी? सर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, छोटा सा कमेंट, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की जरूरत है, और दूसरा जो हमारी नॉलेज है इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो बहुत कम है। और जहां तक कॉन्फिडेंस की बात काबरा साहब ने की, बिल्कुल सही है। आज भी लोग इंश्योरेंस LIC से कराना पसंद करते हैं, ना कि प्राइवेट से। आज भी लोग सरकारी बैंकों पे भरोसा करते हैं, ना प्राइवेट पे। तो एक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, उसके लिए हमारे एक्सचेंजेस को मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह हुई कि हम मार्केट बिल्ड करने की जगह एक्सचेंज बिल्ड करने में लग गए, मीन्स हैव बिकम द एंड। गलती यहां हो गई। तो ये मैं अपने दोनों मेहमानों का यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। काबरा जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय जी, हमारे साथ आप इस विषय पर आए बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहूंगा कि जो जिंसों में वायदा कारोबार शुरू करने का जो मकसद था वो अभी बहुत ही अधूरा है, और फिर यही कहूंगा कि जो वादा था, वो वादा कारोबार के नाम पे जो वादा किया गया था वो बिल्कुल अधूरा है।
अभी कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन जो सही मकसद उसके पीछे था, अगर उसको पूरा करना है तो कई सारे बदलाव हमें करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, ये भी फैक्ट है कि जहां सरकार का सीधा दखल है जिन जिनसों में, वहां वायदा कारोबार का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे तमाम सारे ऐसे कृषि उत्पाद हैं जहां पर इसको आगे हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को पहले प्री कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, नियमन बेहतर करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहीं तक जाऊंगा। इस विषय पर हम लोग एक बार फिर बात करेंगे एक अगली अपनी चर्चा में, क्योंकि कुछ ऐसे गैप हैं जिनको सामने लाना जरूरी है। आप जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस पर। हिंद किसान की बात में फिर एक नए विषय के साथ हम आएंगे आपके पास। नमस्कार।